बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बेटा हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे और जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी, जो आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगे। तो जी बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको क्वांटम नंबर जो है वो समझाऊंगा। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं बोर्ड पे समझते हैं। बेटा क्वांटम नंबर्स जो है वो सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियर? इसमें बेटा शेप ऑफ जो है ना वो शेल और उसकी जो है ना वो हमारे पास सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन की स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और एट द एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ये बेटा जैसे किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को, जैसे फर्ज करें जी कोई इक्वेशन है, यहां पे लिखता हूं मैं x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसके 2 आंसर आते हैं। तो उन 2 आंसर्स को आप कहते हैं जी कि ये इसके सॉल्यूशन सेट्स हैं, या आप कहते हैं कि ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके रूट्स हैं। तो वो 2 आंसर जो भी नंबर आए, जैसे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 और -2 आ जाएगा। तो वो 3 और -2 जो हमारे पास आएगा ये उसके सॉल्यूशन सेट या फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने से 4 नंबर जो है वो हमारे सामने आए, जिनको 4 क्वांटम नंबर्स कहा जाता है और उनको फिर डिफरेंट नेम दिए गए। जो सबसे पहला क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसको n से डिनोट करते हैं, और ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट शेल्स। ये बड़ा शेल और सब शेल के बारे में हम इंफॉर्मेशन अभी इसमें डिस्कस करेंगे। जो इसे नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड शेल। ये बड़ा ऑर्बिट का वर्ड जो है वो बोहर ने यूज किया था और शेल का वर्ड जो है वो श्रोडिंगर ने यूज किया। ऑर्बिट जो है वो एक 2 डायमेंशनल एरिया है जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो एक लाइन है, एक सर्कुलर लाइन आप उसे कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लेकिन शेल एक रीजन है, एक बड़ा इलाका है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर उसके छोटे एरिया में सब शेल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात उससे ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर सब शेल के अंदर जो है ना वो एक ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है ना वो एरिया आ जाता है, जिसे ऑर्बिटल कहा जाता है। तो ये सेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्वांटम नंबर्स ने प्रोवाइड की। तो हम बच्चों को ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल के बारे में समझाने के लिए किसी भी शहर की एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फर्ज करें कि लाहौर जो है वो एक शहर है, तो ये शेल कहलाएगा। अब लाहौर में जो डिफरेंट छोटे छोटे इलाके हैं, जैसे जौहर टाउन है, इकबाल टाउन है, मॉडल टाउन है, ये सारे सब शेल्स कहलाएंगे। और इनमें जो घर होंगे, कोई एक स्पेसिफिक किसी ब्लॉक में जो घर है, वो घर जो है वो ऑर्बिटल कहलाएगा। जैसे किसी घर में किसी शख्स के होने के चांसेस मैक्सिमम है, इसी तरह ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस मैक्सिमम है। उसके लिए हम बोलते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन ऑर्बिटल। वो 95% तक बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले नंबर पे शेल, यानी एक बड़ा जो है ना वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब n से चूंकि इसे डिनोट किया जाता है, तो अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। अब एटॉमिक रेडियस जो बोहर ने कैलकुलेट किया था वो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर। n जो है ना उसकी वैल्यू जो बोहर ने बताई थी वो 1 2 3 4 5 होल नंबर से, लेकिन जो बाद में श्रोडिंगर ने बताया
फिर इनको नेम दे दिए गए K L M N O P एंड अप टू सो, यानी इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो n की वैल्यू ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा। इसी तरह n की वैल्यू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना वो सबसे पहले शेल के अंदर घूम रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी है, जो जो वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये हमें दो इंफॉर्मेशन मिल रही है रेडियस और एनर्जी के बारे में। तीसरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बेटा मिल रही है यहाँ से, वो क्या है 2n²। 2n² फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है शेल के अंदर, यानी अगर पहला शेल है तो n इज इक्वल टू 1 है, यानी हम बात कर रहे हैं K शेल की। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये L शेल की बात हो रही है, हम n की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 है तो बेटा m शेल की बात हो रही है, और इसमें n की जगह जब 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर फोर्थ शेल की बात हो रही है तो बेटा ये n शेल है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n की जगह पे जब 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएंगे। तो ये हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही। फिर n² इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, ये हम थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे, आपने इस बात को याद रखना है। ये बेटा ये किसी भी nth जो है ना वो हमारे पास ऑर्बिट की ये शेल, ये वाला जो है वो रेडियस आ गया, और ये एनर्जी की वैल्यू आ गई -13.31 किलो जूल पर मोल ओवर n²। n जो है वो इसमें नंबर ऑफ शेल्स को इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि नंबर ऑफ शेल्स मीन पीरियड नंबर। तो चूंकि ये सारा जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है शेल के बारे में, तो फिर इट इज रिलेटेड विद द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी अगर हमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाए तो बेसिकली हमें उसका पीरियड नंबर पता चल जाएगा कि वो किस पीरियड में लाई कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई शेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये इसका एक नाम है। इसका दूसरा नाम जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है, और इसका तीसरा नाम जो है वो सबसाइडरी क्वांटम नंबर है। तो एंगुलर भी बोल सकते हैं, सबसाइडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। इसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है, और l की वैल्यू याद रखनी है हमेशा n से छोटी होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और n-1 तक, यानी जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक नंबर लेस l की वैल्यू होगी। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। ये इंफॉर्मेशन आपने इसमें याद रखनी है। ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? सबशेल के बारे में। सबशेल किसके अंदर है? शेल के अंदर। और उनकी शेप्स के बारे में, क्योंकि ये जो SPDF है जो हम सबशेल्स कहते हैं, ये बेसिकली उन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो है ना वो शेप है जो कि हमें हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में नजर आते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जो ड्रॉबैक था उसकी वजह से इन सब शेल्स की इंफॉर्मेशन हमें मिली। वो क्या कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रखा गया तो वो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था वो कुछ डिफरेंट लाइंस में, स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट अप हो गया। वो जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी नेचर के हवाले से हमारे पास यहाँ पे 4 नेम है। जो बहुत बारीक लाइनें थी वो शार्प लाइंस कहलाई, उनका पहला अल्फाबेट S आ गया। जो थोड़ी आप कह लें कि मोटी लाइंस थी, प्रिंसिपल लाइंस उन्हें कहा गया, P उनका पहला अल्फाबेट आ गया। डिफ्यूज्ड जो लाइंस थी एक दूसरे में मिक्स हुई थी, उनका पहला अल्फाबेट D आ गया। और जो थोड़ी लदा लाइंस थी वो फंडामेंटल है और उनका पहला अल्फाबेट F आ गया। तो ये SPDF हमारे पास 4 सबशेल आ गए, और इनके लिए फिर हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया, फिक्स कर दिया। अब L की वैल्यू जब भी 0 होगी तो ये S सबशेल के बारे में है, L की वैल्यू 1 जब भी होगी ये P सबशेल के बारे में है, L की वैल्यू 2 जब भी होगी ये D सबशेल के बारे में है, और L की वैल्यू 3 जब भी होगी ये F सबशेल के बारे में है। तो ये वैल्यूज फिक्स कर दी गई हैं, अब हमने इनको याद करना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा किसी भी सबशेल के अंदर कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है
वो है 4l+2, या यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2l+1, 2 × 2l+1। तो ये जो 2 × 2l+1 है, अब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, l की जगह पे मैं 0 पुट करता हूं, तो जब बेटा l की जगह पे 0 पुट किया जाएगा तो 4 × 0 0 हो जाएगा, 0 + 2 2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह l की वैल्यू जब 1 पुट की जाएगी तो 4 × 1 + 2, 4 × 1 4 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरह अगर l की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 4 × 2 = 8 + 2 10, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। l की जगह पे 3 पुट करते हैं तो f की बात हो रही है, तो 4 × 3 = 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी इन सब में 4 का डिफरेंस है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। तो ये हमारे पास SPDF सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। अब हमने देखना है कि शेल के अंदर कितने सब शेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेटा उसके लिए ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, वो क्या है, अगर n = 1 है तो n = 1, यहां पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, l की वैल्यू 0 आ गई, यानी s के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहां पे हम फिक्स कर चुके हैं कि जब भी l = 0 है s सब शेल की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल के अंदर s सब शेल है। तो सेकंड शेल में जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहां पे जब 2 आएगा बेटा तो 2 - 1 1 आ गया, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। हमारे पास बेटा 2 वैल्यूज आ जाएंगे, 0 और 1। 0 जो है वो s के लिए और 1 p के लिए, तो s और p सब शेल जो है वो सेकंड शेल में मौजूद हैं। अब पहले शेल में s सब शेल था, दूसरे शेल में s और p 2 सब शेल्स हैं। अब चूंकि 2 दफा s आ चुका है तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इनके साथ उनका शेल नंबर लिख दिया, ये 1s है और ये 2s, और यहाँ पे 2p हमारे पास आ गया। इसी तरह जब n = 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 - 1 2, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 वैल्यूज आएंगी, और ये 3 वैल्यूज 0 s को शो कर रही है, 1 p को, 2 d को। तो तीसरे शेल में s p d है, उनके साथ शेल नंबर लिख दिया, तो 3s 3p 3d हमारे पास उनके सब शेल्स बेटा आ गए। इसी तरह चौथे में n की जगह जब 4 पुट करते हैं तो 4 - 1 3, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो शेल नंबर है उतने नंबर ऑफ सब शेल जो है वो मौजूद हैं, कि पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4, तो ये उनके नंबर ऑफ सब शेल्स भी साथ ही हमारे पास आ गए। तो ये SPDF है, ये 4s 4p 4d 4f हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो सब शेल्स है वो आ गए। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करना है वो हम पढ़ चुके हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है। तो बेटा जब इनमें पुट करेंगे तो s के अंदर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 1s2 हो जाएगा। अब पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो बेटा 2 थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर 1s के अंदर चले जाएंगे। अब सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, अब उसके अंदर 2s और 2p मौजूद है, तो 2s के अंदर, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरतीब बन गई कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2, फिर 2p 6 में 6, ये जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब पूरे हुए तो ये दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। तो ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसमें फिलअप हो गए। इस तरह बेटा थर्ड के लिए है कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए। तो ये टोटल 18 हुए, और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 है, d में 10 है, और f में 14 है, ये सारे मिला के 32 इलेक्ट्रॉन्स बने। तो फोर्थ शेल में क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये जो है ना वो सारे इन सब शेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली फिलअप हो गए। अब आखिरी बात कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी सब शेल में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फार्मूला है 2l+1, इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई सबसाइडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। तो इसने हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बता दी सब शेल के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ये नेम क्यों रखा गया है? ज़ीमैन इफेक्ट एक ड्रॉबैक था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में। ज़ीमैन इफेक्ट क्या था कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो कुछ लाइंस, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हमें नई नजर आती हैं, जो पहले वाली स्पेक्ट्रल लाइन से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यानी पहले वाली स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप हो जाती हैं, कुछ नई जो ना फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस में जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही होती हैं।
तो इसलिए उसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और वो लाइंस किसकी थी, वो ऑर्बिटल्स की थी, यानी हर सब शेल के अंदर जो है ना वो कुछ ऑर्बिटल्स थे जिनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। इसको बेटा m से शो किया जाता है और m के दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला 2l+1 जो भी मैंने लास्ट बोर्ड पे भी समझाया कि 2l+1 मीन कि आप उसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर उसमें सब शेल के अंदर, तो ये 2l+1 आ गया। यह दूसरा फार्मूला है कि +l 0 से होते हुए -l तक, यानी जो भी l की वैल्यू होगी वो अपने पॉजिटिव से नेगेटिव तक उसके डिजिट्स जो है वो काउंट कर लेने। तो ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल बेटा वो रीजन है, वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने की वो 95% होती है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी जो ना वो रीजन या स्पेस के अंदर मौजूद होती है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपने बात याद रखनी है। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, हमें डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन होगी तो जितने ऑर्बिटल्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट ओरिएंटेशन में स्पेस में डिफरेंट एक्सिस में चले जाएंगे, उस वक्त इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होगी तब ये सारे के सारे एक जो है वो इक्वल एनर्जी पे आ जाएंगे, उस वक्त इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। तो उसी से लिखा हुआ है डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन मैंने बता दिया आपको कि ये डिफरेंट एक्सिस में ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो जब डिफरेंट एक्सिस में आएगी तो फिर हम उसे ओरिएंटेशन जो है ना वो कहेंगे। जैसे फर्ज करें कि ये 3 एक्सिस हैं x, y और z, ये तीनों 90 के एंगल पे हैं। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एक्सिस पे हैं तो इनकी डिफरेंट एनर्जी है, लेकिन अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे तो एक ही एनर्जी इनकी हो जाएगी, इसको हम डीजनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। तो बेटा देखें अगर l की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 पुट करते हैं तो 2 × 0 0, 0 + 1 1, m = 1 ऑर्बिटल हमारे पास आ गया, यानी s सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। इसी तरह अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 0 तो प्लस माइनस नहीं होता, m = 0 मीन वो एक डिजिट हमारे पास आएगा और वो डिजिट जो है वो s जो है ना वो शो करेगा। तो s को आप सब शेल कह लें, s को आप ऑर्बिटल कह लें, क्योंकि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो फिर s के बारे में आप ऑर्बिटल वर्ड बोल लें या सब शेल बोल लें, एक ही बात है। अब नेक्स्ट जो है वो l = 1 है, तो जब l = 1 पुट करेंगे 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 3, तो m की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर इसको आप यहां पुट करते हैं तो +1 0 -1, यानी +1 से लेके -1 तक थ्रू 0, तो बेटा 3 डिजिट्स हमारे पास आए हैं। हमने फर्ज कर रहे हैं कि जी ये px है, ये py है और ये बेटा pz है। तो इस तरह से हमें जो है ना वो उनके ऑर्बिटल्स पता चल गए कि जब जो है ना वो p के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने एक्सिस पे जाएंगे तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन x एक्सिस में चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो y एक्सिस में चले जाएंगे बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो z एक्सिस में चले जाएंगे। इस तरह से इनकी फिलिंग होगी। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी तरह जब l = 2 आता है तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 2 4 + 1 5 m की वैल्यू आती है, लेकिन जब यहाँ पुट करते हैं तो +2 से -2 तक, बेटा 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स जो है वो d के अंदर मौजूद हैं और उनके जो नेम्स हैं वो क्या हैं, वो बेटा dxy, dyz, dzx जिनको बिटवीन द एक्सिस बोलते हैं, और dx² -y² और dz² जिनको हम ऑन दी एक्सिस जो है वो बोलते हैं। ये टोटल 5 ऑर्बिटल है, हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इस तरह से इनमें अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह जब l = 3 है तो यहाँ पुट करेंगे 2 3 6 + 1 7, f के अंदर बेटा 7 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और उनकी वैल्यूज जो है वो +3 से लेके -3 तक 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वैल्यूज यानी 7 ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे पास f के अंदर आ गए, जिनमें हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से पूरे हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास किसके बारे में आ गया, ओरिएंटेशन के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तो वो सारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। और लास्ट जो चीज है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा ये 2 साइंटिस्ट थे, उलेनबेक और गाउड्समिट, जिन्होंने ये क्वांटम नंबर जो है वो पुट फॉरवर्ड किया। ये जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के डबलेट्स आए, यानी हर लाइन जो है वो 2 लाइंस में डिवाइड हुई, जब स्टार्क इफेक्ट जो है ना वो सामने एक ड्रॉबैक आया जिसमें उसने कहा कि जी
जो ना स्पेक्ट्रम की कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी नजर आती हैं, जो कि पहले वाली लाइन से बिल्कुल डिफरेंट नेचर की होती हैं, और ये डबलर्स दो लाइंस होती हैं। फिर इनके बारे में गाउड-स्मिट और उलेनबेक ने कहा कि ये बेसिकली स्पिन के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकती हैं। तो मैं बच्चों को अपने राइट हैंड से समझाता हूँ कि अगर राइट हैंड जब बंद होता है तो ये स्पिन को शो करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज बंद होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो बेटा वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो उसको हम जो है ना वो इससे शो करते हैं -1/2 से। ये एंटी क्लॉकवाइज है। और इसी राइट हैंड को अगर हम उल्टा दें तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी। इसको हम +1/2 से शो करते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं वो बेटा कुछ इस तरह से मेंशन किए जाते हैं। और जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे के जहन में आता है या क्वेश्चन आता है वो ये है कि दो इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठे रह कैसे लेते हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दे मस्ट रिपेल ईच अदर, इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था, लेकिन ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एक दूसरे को, यानी उनकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर हावी हो जाती है, वो उस पर जो है ना वो डोमिनेंट हो जाती है उनकी रिपल्शन पे, और उनको एक जगह पे स्टे करवाती है। तो ये ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही बल्कि अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है, उस रिपल्शन के ऊपर जो है ना वो डोमिनेंट हो रही है, जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो स्पिन बेटा दो तरह की है, एक क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है वो ये एरो शो नहीं कर रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग की वजह से क्रिएट हो रही है। तो बेटा अब हम साथ ही इसके शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से बेटा ये स्लाइड जो है वो आपके सामने है, आप उसमें इन सब की जो है ना वो शेप्स देख सकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनली ही जो है ना वो क्लियर होंगी, इसलिए हम इनको यहाँ पे जो है ना वो देख रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके सामने जो आपको नजर आ रही है वो एस जो है ना वो सबशेल की ऑर्बिटल की शेप है, जो कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, यानी एक सर्कल है जो कि 3 डायमेंशंस में जिसने अपने आप को जो है वो फैलाया हुआ है, तो ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल कहलाता है, और इसको हम एक सर्कल की मदद से ही शो करते हैं। इसमें n की वैल्यू जितनी लार्ज होगी इसका साइज भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, यानी 1s है वो स्मॉलर साइज में होगा, 2s उससे ज़्यादा लार्जर साइज में होगा, 3s जो है उससे ज़्यादा लार्जर साइज में होगा। तो ये s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। उसके बाद बेटा p ऑर्बिटल्स जो है उनकी शेप्स हैं, तो जो x एक्सिस में है वो जो ना वो 2px उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये 2px है फर्ज करें तो ये डंबल शेप में ऑर्बिटल्स हैं, जिस मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डंबल शेप। तो यहाँ पे px py pz उनके 3 जो है ना वो हमारे पास उनकी m वैल्यूज होती हैं, +1 0 और -1, उनकी 3 शेप्स आ गई, जो कि x एक्सिस में 2px है, y एक्सिस में 2py है और z एक्सिस में 2pz है बेटा, और इनमें भी हर एक में मैक्सिमम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेटा ये शेप ऑफ d जो है ना वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके नाम मैंने अभी आपके सामने लिखे थे। तो सबसे पहले जो है वो dxy है। अगर हमारे पास 2 एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं, तीसरे को भी कंसिडर नहीं कर रहे, x और y के दरमियान जो है ना वो जो शेप बनती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उसने दिखाई हुई है, x और y के दरमियान है, बिटवीन 2 एक्सिस है, इसलिए तो इसको बिटवीन द एक्सिस बोलते हैं। तो बेटा ये dxy कहलाएगा। तो अगर इसी तरह से ये y और z एक्सिस के दरमियान होगा तो dyz, यानी शेप दोनों की सेम होगी, dxy की dyz की, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन जो है ना डिफरेंट होगी। एक x और y के दरमियान है, एक y और z के दरमियान है, तो स्पेस में ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो गई। इसी तरह अगर z और x के दरमियान होगी तो dzx हो जाएगी। तो बेटा ये 3 जो है ना वो ऑर्बिटल्स हमारे पास आए जो कि बिटवीन दी एक्सिस हैं, जिनको उसने यहाँ पे रोमन में 1 2 3 से मेंशन किया हुआ है। और जो नीचे 2 मेंशन किए हैं 4 और 5 पे, ये बेटा ऑन दी एक्सिस है, एक dx² माइनस y स्क्वायर है, यानी x और y एक्सिस के ऊपर ऑन दी एक्सिस, और एक dz स्क्वायर है जिसको हम बायलॉब जो है ना वो यूनिकॉलर का नाम भी देते हैं। ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है बेटा, ये भी z जो है ना वो एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको भी ऑन द एक्सिस बोला जाता है। तो ये शेप्स ऑफ d जो है ना उसमें जितने भी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनके हवाले से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन थी। तो इसमें भी हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से टोटल जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें आ जाएंगे। अब बेटा हम इनसे रिलेटेड
जो क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से रिलेटेड उनको पहले डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यूज हैं, देन हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बेटा ये देखें, क्वेश्चन है सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज अ ग्रेटर एनर्जी। कहते हैं किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। पहली ऑप्शन एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है। तो बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो एफ की होती है, इसलिए मैं एक ऑर्डर जो है वो आपके सामने लिख देता हूं कि एस, फिर उससे ज्यादा पी, फिर उससे ज्यादा डी और एफ सबसे एंड में चला जाएगा। एफ चूंकि बेटा स्टार्ट ही चौथे जो है ना वो शेल से होता है, तो चूंकि न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे एन की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती चली जाएगी। एस चूंकि 1 से स्टार्ट होता है तो इसलिए उसकी एनर्जी भी कम होती है, तो एस की एनर्जी सबसे कम, फिर पी की, फिर डी की, देन जो है ना वो एफ ऑर्बिटल की। तो एफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला होगा, तो इसका आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन एफ ऑर्बिटल। जो बेटा यहाँ पे जो है ना वो एक कंपैरिजन भी, डिफरेंस भी दिया हुआ है, ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन शेल एनर्जी लेवल, सब शेल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी सेल जो शेल है, जो सब शेल है और एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहले शेल, जिसको हम एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 मैं आपको समझा चुका हूँ, उसके लिए के एल एम एन ओ पी वगैरह हम यूज करते हैं, और उसी हिसाब से फिर उनके पीरियड्स, यानी जो के है जिसके इलेक्ट्रॉन के में आके एंड होंगे वो फर्स्ट पीरियड में होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन एल में एंड होंगे वो सेकंड पीरियड होगा, इसी तरह जो थर्ड में होंगे वो, जो एम में एंड होंगे वो थर्ड पीरियड में होगा, अप टू सो ऑन। तो ये जो है ना वो आप कह सकते हैं कि शेल हमें पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब शेल जो है आप इसे कह सकते हैं कि ज्यादा एडवांस जो है ना वो मॉडल है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का, और इसमें हम जो है ना वो एसपीडीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का आप कह सकते हैं कि घर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम होते हैं। जी बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी बेटा अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्वांटम नंबर्स का, वो सबसे ज्यादा अप्लाई होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप तब तक समझ ही नहीं सकते जब तक आपको क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में 3 बेटा आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये तीनों एक ही स्लाइड में है। एक आफ्बा प्रिंसिपल है बेटा, एक पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और एक हुंड्स रूल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। बेटा सबसे पहले आफ्बा प्रिंसिपल जो है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल है, जिसको विज़विज़र रूल भी कहा जाता है। उसमें ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में सबसे पहले फिल होंगे जिनकी जो है ना वो n+l वैल्यू स्मॉलर आएगी, या जिनकी एनर्जी कम होगी। तो जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी n+l वैल्यू कम होगी, तो हम उसको जो तरतीब दे रहे होते हैं 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, 3s है, 3p है, एंड देन अप टू सो ऑन। तो ये सारा कुछ जो बेटा वो n+l वैल्यू है। n क्या चीज है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या चीज है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो बेटा जिनकी n+l वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। हम इसको यहाँ पे समझते हैं। ये बेटा मैंने तरतीब से लिख तो दिया है, लेकिन अभी हमने इसकी n+l वैल्यू के साथ कॉन्सेप्ट को समझना है। जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले आएगा। तो s की l वैल्यू जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबकी। जो s के लिए l वैल्यू वो 0 है, 1 p के लिए है, 2 d के लिए है, और 3 जो है वो f के लिए है। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए जी 1s 1 + 0, ये n की वैल्यू आ गई जो कि शेल नंबर के लिए है, और s की l वैल्यू 0 आ गई, तो बेटा इसका आंसर 1 आ गया। अब 2s के लिए 2 + 0 2 आ गया, तो 2 से 1 स्मॉलर है, सबसे पहले 1s फिल होगा फिर 2s। तो ये एनर्जी के लिहाज से इनको तरतीब दिया गया कि 1 से बड़ी वैल्यू आगे 2 की। लेकिन अब उसे नेक्स्ट जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि अगर दो चीजों की वैल्यू सेम हो जाए, जैसे यहां पे देखें कि 2 + 1 और 3 + 0, ये शेल नंबर आ गया, p की l वैल्यू 1 होती है, इसका आंसर भी 3 आ गया, इसका आंसर भी 3 आ गया बेटा। अब किसको पहले लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन किसमें पहले फिल होगा? तो बेटा उसके लिए रूल ये है कि जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। अब 2p में जो n यानी शेल नंबर है वो स्मॉलर है, 2 है, और 3s में शेल नंबर ज्यादा है, तो 2p पहले फिल होगा, 3s उसके बाद में, यानी 2p की एनर्जी कम, 3s की एनर्जी ज्यादा। इसी तरह बेटा 3p में देखें, 3 + 1 4 + 0,
इसका आंसर भी 4, इसका आंसर भी 4। तो 3p का n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉलर वैल्यू थी, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आ गए। एंड अप टू सो ऑन, ये 3+2 है बेटा, 4+1 है, ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, और इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो है तो ऑफ बार रूल, लेकिन बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो n+l वैल्यू जिसे विज-विजर रूल भी कहा जाता है। तो ये बेटा उनकी एनर्जी के लिहाज से तरतीब थी। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, इसकी बड़ा दो डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन ये है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, एक डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन है कि इन अ सिंगल ऑर्बिटल नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन सेम नहीं हो सकती, दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। ये बेटा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। और उसके बाद जो है वो हुंड्स रूल है। ये बेटा हुंड्स रूल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट रहेंगे विद द सेम स्पिन। तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनती है वर्डिंग, इफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल टू इलेक्ट्रॉन, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, then electron try to occupy the different orbitals with same spin, वो उन different orbitals को occupy करेगा with same spin। तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन की एग्जांपल समझाता हूँ कि एक गलत जो कॉन्सेप्ट है और एक जो सही कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल। बड़ा देखें, नाइट्रोजन है 7 है, 1s2 2s2, फिर 2px है, 2py है, 2pz है। अब बेटा इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ये हुंड्स रूल कहता है कि चूंकि p के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होती है तो फिर हम इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल ही कंसिडर करते हैं। ये इक्वल एनर्जी वाले हैं, तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल थे तो ये सब में इलेक्ट्रॉन एक एक जो है ना वो आ जाएगा और सबकी स्पिन सेम होगी। लेकिन जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो अब लिखने लगा हूं। 1s2 है, 2s2 है, 2px है, 2py है, 2pz है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसमें एक आ जाए और इसमें 0। ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपने एक को तो फुली फिल्ड कर दिया, एक हाफ फिल्ड है और एक जो है ना वो बिल्कुल ही वेकेंट कर दिया 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ये बेटा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और ये सही कॉन्सेप्ट है। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो मस्ट बी ऑपोजिट होनी चाहिए। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो कुछ एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो बड़ा देखें जी, सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हेन 6d सबशेल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, कहता है जब 6d फुली फिल्ड हो जाएगा, सबशेल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें जाएगा। तो बेटा ऑप्शंस हैं, पहली ऑप्शन है 7f, बीटा ऑप्शन है 7s, चार्ली ऑप्शन है 7p और डेल्टा ऑप्शन है 7d। तो बेटा इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो एक तो n+l रूल वाला है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक इसमें समझाता हूँ, वो ट्रिक जो है ना वो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये बेटा देखें, S से ज़्यादा एनर्जी है P की, P से ज़्यादा एनर्जी है D की, D से ज़्यादा एनर्जी है F की। ये एनर्जी के लिहाज से मैंने इनको लिख दिया है बेटा। और उसने हमें जो कहा है वो कहा है 6d। अब 6d के बाद ऑप्शन जितनी भी है उन सब में 7 है, तो वो आपने आंसर ढूंढना है कि कौन सा है, 7s है, 7p है, 7d है, 7f है, कौन सा है। तो बेटा उसके लिए कॉन्सेप्ट यह है कि d से लेस एनर्जी वाला, अब d किससे ज्यादा एनर्जी वाला f है, लेस एनर्जी वाला p है, तो इसे लेस एनर्जी वाला लिखेंगे p, और 6 से ज्यादा नंबर वाला, यानी 6 से नंबर ज्यादा होना चाहिए, d से एनर्जी कम होनी चाहिए। तो d से एनर्जी कम p की है, 6 से एक नंबर ज्यादा 7 है, तो 7p हमारे पास जो है उसका जो है ना वो नेक्स्ट सबशेल होगा जो 6d के फौरन बाद फिल होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका बेटा ये ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसको ऐसे तरतीब से लिखते जाएं, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन जो ना 4d एंड अप टू सो ऑन। वो फिर वो तरतीब अगर सारी कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी 6d के बाद 7p ही बनता है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है जो मैंने आपको समझाया कि एनर्जी के लिहाज से एक स्टेप पीछे और नंबर के लिहाज से एक स्टेप आगे।
बेटा ये 7p चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनता है। ये बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहते हैं किस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होंगे। तो पहली ऑप्शन जो है बेटा 6 है। 6 एटॉमिक नंबर बेटा कार्बन का होता है, तो कार्बन के अंदर 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। एक्चुअली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो तब आते हैं जब हम उसे एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे चूंकि एक्साइटेड स्टेट की जो है ना वो बात मेंशन नहीं की गई, तो इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें नहीं होंगे। तो 6 कार्बन जो उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है जो उसका आंसर नहीं बनेगा। बीटा ऑप्शन जो है वो बेटा सिलिकॉन का जो है ना वो एटॉमिक नंबर है 14, तो ये भी चूंकि कार्बन फैमिली का ही है तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। फिर चार्ली ऑप्शन जो है वो 16 सल्फर है। सल्फर बेटा छठे ग्रुप में है, इसमें भी 2 हाफ फिल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ऑक्सीजन चूंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 हाफ फिल्ड जो है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह सल्फर में भी 2 जो है ना वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही होंगे। लास्ट ऑप्शन जो है वो 26 बेटा आयरन के लिए है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आयरन के बेटा एटॉमिक नंबर है 26, आर्गॉन 18, आर्गॉन 18 के बाद 4s2 20 हो गए और 3d6। जो डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने यहां पे मेंशन कर रहा हूं इस जगह पे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और 5वां। डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आए और वो 5 इलेक्ट्रॉन आपके सामने मेंशन कर दिए। लेकिन डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर्ड हो जाएगा, बाकी 4 जो है ना वो अनपेयर्ड होंगे। उसने हमसे यही पूछा था कि किसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेटा ये आयरन यानी 26 एटॉमिक नंबर इसका आंसर होगा बेटा। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैज हाफ फिल्ड पी सबशेल। कहता कौन सा जो है ना वो एलिमेंट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाफ फिल्ड जो है वो पी सबशेल जो मौजूद हो जाएगा। तो बेटा कार्बन में जो पहले ही पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर पी के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो वो पी के अंदर हाफ फिल्ड जो है ना सबशेल नहीं बनेगा। पी जो हाफ फिल्ड सबशेल तब होगा जब पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो कार्बन तो इसका आंसर नहीं है। नाइट्रोजन में अभी मैंने आपके सामने लिखा, नाइट्रोजन में 3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए तो फिर इसमें 2 रह जाएंगे। लेकिन यहां पे जो उसने बीटा ऑप्शन दी हुई है वो नाइट्राइड आयन है, यानी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप उसे पेयर्ड कर दें। तो जब ये नाइट्राइड जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, नाइट्राइड तो नहीं कहेंगे से, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव है वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये जो है ना वो नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 3 हाफ फिल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर इसका आंसर बीटा बना, क्योंकि चार्ली तो पॉसिबल नहीं है। चार्ली तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें 3 हाफ फिल्ड है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 रह जाएंगे, तो पी सबशेल हाफ फिल्ड नहीं होगा। और ऑक्सीजन +2, ऑक्सीजन में बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हाफ फिल्ड नहीं रहेगा। तो फिर इसका आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द एनर्जी सबशेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, दिस इज इन अकॉर्डेंस टू। कहता है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एनर्जी सबशेल्स में अकॉर्डिंग टू इनके बढ़ते हुए एनर्जी के लिहाज से। तो ये कौन सी किस चीज की डेफिनेशन बेटा, तो पहली ऑप्शन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ, ये उसका आंसर नहीं है। दूसरी ऑप्शन बीटा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, यही बेटा इसका आंसर है, क्योंकि ये ही उसकी जो है वो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है उनके ऑर्बिटल सबशेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो बेटा बेसिकली ये ऑफ-बाउ जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, इसका लफ्जी मतलब है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। जैसे किसी बिल्डिंग को बुनियाद से शुरू किया जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी लो एनर्जी से फिलिंग उनकी शुरू की जाती है और वो फिर हाई एनर्जी तक जाते हैं। चार्ली ऑप्शन जो है वो हुंड्स रूल है, वो मैं बता चुका हूँ कि अगर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन में सेपरेट रहेंगे विद सेम स्पिन, इसका आंसर नहीं बनता। और डेल्टा ऑप्शन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बेटा, तो ये जो है ना वो डेफिनेशन आप उसमें बुक में पढ़ के आते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, क्या आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही वक्त में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी उसकी स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द पोटाशियम। पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, पोटाशियम बेटा होता है 19 इलेक्ट्रॉन।
अब पोटाशियम के लिए आप क्या लिखेंगे, किस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं कि पोटाशियम 19 है, आर्गॉन 18 और उसके बाद 4s1। तो अब हमने देखना है ये किस ऑप्शन से मैच करता है। तो ये बेटा पहली ऑप्शन से ही मैच कर रहा है और यही इसका आंसर है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में नियॉन के बाद 4s, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s1 ये तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। चार्ली ऑप्शन में आर्गॉन के बाद 4s2 है, तो आर्गॉन 18 4s2 ये तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो नियॉन 4s2 है, नियॉन 10 और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। तो पोटाशियम की अल्फा ऑप्शन बेटा। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नो पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल अनकंबाइंड एटम ऑफ द एलिमेंट। कार्बन है 6, ऑक्सीजन 8, नियॉन 10, मैग्नीशियम 12। तो क्वेश्चन है कि किसमें कोई जो ना p के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो पहली कार्बन है बेटा, उसकी आंसर एक्सप्लेनेशन में आप देखें कि कार्बन 6 जो इलेक्ट्रॉन उसके फिल किए हुए हैं आंसर एक्सप्लेनेशन में 1s2 2s2 2px1 2py1, 2pz तो खाली होता है, 0 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। तो उसके बाद बीटा जो ऑप्शन है ऑक्सीजन है वो 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो बेटा ये ऑक्सीजन के लिए आ गया। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना वो p के सारे फुली फिल्ड आ गए। और मैग्नीशियम जो है वो 12 है, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 और 3s2, इसमें भी p जो है ना वो फुली फिल्ड है। तो क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज नो पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर p के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। तो बेटा आपने देखा ऑक्सीजन के अंदर भी p के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के अंदर भी है, मैग्नीशियम के अंदर भी है, सिर्फ कार्बन के अंदर नहीं है, कार्बन के अंदर 2 p के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दोनों जो है ना वो अनपेयर्ड हैं। तो फिर यही बेटा इसका आंसर होगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। जी बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज। ये बेटा इसकी डायग्राम आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। एक्चुअली कैथोड रेज जब डिस्कवर हुई तो पता चला कि कैथोड से रेज निकलती हैं जो कि जाके ग्लास से टकराती हैं, ग्रीन फ्लोरेसेंस जो है वो कॉज करती हैं। तो गोल्डस्टाइन वो जो ना वो साइंटिस्ट था जिसने कैथोड के अंदर परफोरेशन रख दी, यानी कैथोड के अंदर जो ना पोर्स रख दिए, छोटे छोटे सुराख रख दिए। तो उसने देखा कि कैथोड की बैक साइड पे रेड फ्लोरेसेंस उसे नजर आई, सुर्ख रंग की जो है वो एक चमक दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं तो उस वक्त उस साइंटिस्ट ने ये सोचा कि शायद एनोड से भी कुछ रेज निकल रही हैं जो कैथोड के उन पोर्स में से गुजरती हुई जाके ग्लास से टकराती हैं। तो उन पोर्स की वजह से इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया और शुरू में यही नाम इसका मशहूर हुआ। लेकिन बाद में फिर पता चला कि जैसे ही हम उसके अंदर जो है ना वो गैस को चेंज करते हैं, कि फर्ज करें हाइड्रोजन को चेक करते हैं, फिर नाइट्रोजन रखते हैं, फिर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन गैस या कोई भी गैस रखते हैं, तो गैस को चेंज करने से वो जो हमारे पास पॉजिटिव रेज है उनकी नेचर भी चेंज हो जाती है। ये उनकी E/m जो है चार्ज टू मैस रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। तो फिर उसने कहा कि भाई ये एनोड में से रेज नहीं आ रही बल्कि एक्चुअली ये उन गैस पार्टिकल्स की वजह से रेज बनती हैं जो गैस वहां पे रखी जाती है। तो हम इसको समझते हैं बेटा। जब बेटा कैथोड से जैसे ही रेज निकलती हैं तो व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। जब इनके सामने कोई भी गैस जो है ना वो मौजूद होती है, गैस के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जाके उनसे टकराते हैं तो पहले वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल देते हैं, तो बेटा पॉजिटिव आयन बनते हैं। वो पॉजिटिव आयन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड के उन पोर्स में से गुजरते हुए जाके, अगर इसके पीछे यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास पे टकराने पे वो फ्लोरेसेंस जो है वो कॉज करते हैं। तो फिर ये थी उसकी असल रीजन कि रीजन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के साथ या एटम्स ऑफ गैस के साथ और उनके पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयंस ऑफ गैस, सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। गैस चेंज कर दें, उन जो ना वो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं पॉजिटिव रेज की वो चेंज हो जाती हैं, जिनमें वन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज टू मैस रेशियो है बेटा। तो ये उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में जो है ना उसने यही चीज चेक की। उसने देखा कि भाई हाइड्रोजन गैस जो है ये वो वाली गैस है जिसके केस में सबसे जो है ना वो ज्यादा E/m रखने वाला
यह सबसे कम मैस रखने वाला पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। जितना मैस कम उतनी E/m ज्यादा, तो फिर इसको उसने प्रोटॉन का नाम दिया। पॉजिटिव रेस शुरू में कहा गया उनके पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही थी इलेक्ट्रिकल फील्ड में टुवर्ड नेगेटिव पोल। तो फिर उन पे चार्ज फाइंड आउट किया गया। इनके रास्ते में जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी गई, तो इसने उस पर जो ना फ्लैशेस प्रोड्यूस किए, और जो है ना वो इनकी जब E/m कैलकुलेट की गई डिफरेंट गैसेस के लिए, तो हाइड्रोजन की E/m सबसे ज्यादा आई। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव रेज जो है वो आपके सामने मेंशन की गई हैं कि इन द सेम एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब विद द परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द कैथोड रेज ऑन द गैस मॉलिक्यूल। ये बेटा उसकी आ गई उसकी रीजन। जो बेटा नेक्स्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई आपके सामने कि जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाती हैं तो दे आर जो है ना वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल, इट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इनकी जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट होता है बेटा, दे हैव ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट लिख दिया हुआ यहाँ पे। दे प्रोड्यूस रेड फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक विद द ग्लास, और इनकी E/m जो है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही होती है। तो E/m जो कैलकुलेट की गई थी वो 1.758 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम थी, जो कि जो है ना वो इनकी कैथोड रेस के मुकाबले में इनकी E/m जो थी वो लेस थी, क्योंकि जो प्रोटॉन्स है उनका मैस जो है वो कैथोड रेस के मुकाबले में जो है ना वो ज्यादा होता है, तो E/m ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। और ये गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं बेटा, प्रोटॉन्स होते हैं, और ये 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी बेटा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बेटा मैक्स प्लैंक जो था वो साइंटिस्ट था जिसने ये इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया। आपके सामने इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट जो हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उन जो है वो पॉइंट्स को आप देखें, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज मेंशन की गई है वो क्या है? वो है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटोन इज गिवन बाय द फार्मूला। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया में कोई भी जो सब्सटेंस है वो ना तो मुसलसल एनर्जी रिलीज कर सकता है ना मुसलसल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसे मैक्स प्लैंक जो है वो अपनी थ्योरी पेश की, जिसको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। रदरफोर्ड ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है और एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी कोई भी एटम रिलीज करे या एब्जॉर्ब करे वो कॉन्टिन्यूसली कर ही नहीं सकता, वो हमेशा क्या करेगा? डिसकॉन्टिन्यूसली करेगा। जब वो डिसकॉन्टिन्यूसली करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स करेगा। यानी अगर फर्ज करें कोई हॉट बॉडी है, वो मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कुछ देर के बाद उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी तो सारी खत्म हो गई, तो फिर तो वो एंड हो जाएगा, वो दोबारा रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो अब तो वो एनर्जी रिलीज करना छोड़ देगा। इसी तरह अगर कोई कोल्ड बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो एक खास हद तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बेंस है ये भी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होगी, जिसको एनर्जी कॉर्पस्कल्स और फोटॉन्स का नाम दिया गया। उस फोटोन की जो एनर्जी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी को बड़ा सिंबल न्यू से शो किया जाता है, NEU, न्यू जो कि V जैसा सिंबल है, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो कांस्टेंट आता है विच इज नोन एज प्लांक्स कांस्टेंट। अब बेटा जो हमारे पास जो न्यू है उसके लिए उसकी जगह पे एक रिलेशन हम कैसे बनाते हैं कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आप एक रिलेशन पढ़ के आते हैं, V वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए C आ गया, इसके लिए न्यू आ गया लैम्डा। तो हमारे पास जो न्यू है वो इधर ही रहने दें, तो ये C बाय लैम्डा आ गया। तो ये एक नया रिलेशन बन गया कि HC बाय लैम्डा। अब बेटा इसमें H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड होती है। वो वैल्यू जो है वो इसकी अगर बेसिकली वो एक कांस्टेंट है, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को खत्म किया जाए तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बेटा हमारे पास आ जाती है। यानी जिस जो ना रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और 1/λ जो है ये तो वेव नंबर के बराबर होता है। तो जब यहाँ पे मैं 1/λ की जगह वेव नंबर लिखूं, वेव नंबर क्या चीज होती है? वेव नंबर होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर।
तो बेटा हमारे पास तीन रिलेशन आ गए कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये हमारे पास जो है वो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, जो कि आपके सामने मैंने लिख दी है। अब बेटा इसी से रिलेटेड जो है वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में बोहर ने कहा था कि हाइड्रोजन जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक थिक ब्लू लाइन है बस। लेकिन बाद में फिर साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल सीरीज हैं जिनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है ना वो एक्सप्लेन किया, ऑब्जर्व किया, जिनमें सबसे पहले नंबर पे लाइमन सीरीज आती है। लाइमन सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी बुक में मेंशन है, वो क्या है जी कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल से एक्साइट होता है, किसी भी ऊपर वाले जो है ना वो शेल में जाता है, तो वापस उसने पहले में ही आना है। जब वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर पहले शेल में आएगा तो वो स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ेगा। अब वो डी एक्साइटेशन उसकी कैसे है, किस तरह से जो है वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ता है, इट डिपेंड अपॉन वो कितना एक्साइट हुआ है। अगर फर्ज करें वो पहले शेल से एक्साइट होकर 7वें शेल में चला गया है तो वहां से वो डायरेक्टली पहले में आ सकता है, एक जो है ना पॉसिबिलिटी, या वो 7 में से 6 में आए, 6 से पहले में आ जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। इसमें 2 स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ी जाती हैं। या वो 7 में से 6 में आए, 6 से 5वें में आए, 5वें से डायरेक्टली पहले में आ जाए, इसमें और ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बन जाती हैं। इसी तरह 7 में से 6 में, 6 से 5वें में, 5वें से 4थे में, 4थे से पहले में, एंड अप टू सो ऑन। ये एक सीरीज जो है ना बनती है जिसको लाइमन एक्सप्लेन किया, वो लाइमन सीरीज जो कि लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो बाल्मर सीरीज जो कि लाई करती है विजिबल रीजन में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन थर्ड से एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो वो पेस्टन सीरीज जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। इसी तरह बेटा अगर इलेक्ट्रॉन चौथे से एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो ब्रैकेट सीरीज है जो अगेन इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। और लास्ट में अगर जो है ना वो 5वें से एक्साइट और डी एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन तो जो है ना वो पीफंड सीरीज है जो कि अगेन अल्ट्रा उसमें इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। अब ये 3 रीजन जो आपने याद करना है, अल्ट्रावायलेट लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए विजिबल, और बाकी जो 3 सीरीज हैं जिनमें पेस्टन है, ब्रैकेट और पीफंड है, ये तीनों जो है वो हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। और इनकी लिमिटिंग लाइन क्या होती है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया है, वो वापस जब आएगा तो वो इनसे एक स्टेप हाई एनर्जी की तरफ जो है वो अपनी स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ेगा, जिसको उसकी लिमिटिंग लाइन कहा जाता है। तो ये था बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और हाइड्रोजन के लिहाज से उसका कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द पीएमसी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।